हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। कोई भी न्यूज कवर हो जाने के बाद उससे संबंधित एक आधा स्टैटिक क्वेश्चन हम पूछते हैं, फिर हम दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। और इसी तरीके से हमारी ये सुबह की क्लास चली आ रही है जिसका नाम है सुप्रभात सीरीज। आज 31 मार्च रविवार के दिन आप सभी का स्वागत है अपनी इस सुप्रभात सीरीज में। तो चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं और ये न्यूज पीआईबी के द्वारा पब्लिश की गई है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा। राष्ट्रपति सचिवालय। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति ने विशिष्ट विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो इन्होंने ये सम्मान दिया था मरणोपरांत। अब बात करते हैं 2024 में कितने महान विभूतियों को ये सम्मान देने की बात कही गई थी, तो 5 को। और 5 में से जो 4 हैं वो तो इस दुनिया में नहीं है, जिनको कल यानी कि 30 मार्च को ये भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी बात कर लेते हैं उनकी जगह पर किसने ये सम्मान जो है वो प्राप्त किया। अब एक और बच गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी। उनको आज के दिन यानी 31 मार्च को सम्मानित किया जाएगा। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से आज उनको यानी 31 मार्च के दिन सम्मानित किया जाएगा। और ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 30 मार्च 2024 यानी कि कल शनिवार को ये इन विशिष्ट विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। जब बात करते हैं हम सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव। जो पीवी नरसिम्हा राव हैं ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और इनकी जगह पर इनके सुपुत्र पीवी प्रभाकर राव ने ये जो भारत रत्न पुरस्कार है वो ग्रहण किया था। जब हम इनके बारे में बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, ये हमारे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे थे और इन्होंने 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री के रूप में यहां पर कार्य किया। तो ये इनका कार्यकाल रहा। पीवी नरसिम्हा राव, इनकी जगह पर इनके सुपुत्र पीवी प्रभाकर राव ने ये भारत रत्न पुरस्कार ग्रहण किया। ठीक है। और जब बात करते हैं हम दूसरे जो विभूति हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इनके लिए जो सम्मानित भारत रत्न था वो उनके पौत्र ने यानी कि जयंत चौधरी ने हासिल किया, ग्रहण किया। तो चौधरी चरण सिंह के बारे में अगर कहा जाए तो ये कब से कब तक रहे थे? ये 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 1980, ठीक है ना। कहा जाता है कि ये इस कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद में नहीं गए। चौधरी चरण सिंह एक अच्छे राइटर भी थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, लीजेंड प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें थी जो इंग्लिश भाषा में इन्होंने लिखी थी। ठीक है। तो ये कुछ बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं हम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में। अब इनको भी सम्मानित किया गया मरणोपरांत। तो ये जो भारत रत्न पुरस्कार था वो किसने ग्रहण किया था? तो वो ग्रहण किया था इनकी सुपुत्री डॉक्टर नित्या राव ने। जब हम इनके बारे में बात करते हैं स्वामीनाथन के बारे में, ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, कृषि वैज्ञानिक। और 1967 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। पद्मश्री 1972 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और
1989 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आपको पता है भारत में 4 श्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है और उसके बाद में पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री, है ना। इस प्रकार आपको ये बातें पता होनी चाहिए। हालांकि ये जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, इनको मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और फर्स्ट विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए ये। यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से भी ये सम्मानित हुए। तो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति ये रहे। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है इनको, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्री कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। इनको भी मरणोपरांत ये भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इनके सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर ने ये भारत रत्न पुरस्कार ग्रहण किया। जब हम बात करते हैं इनके बारे में, कर्पूरी ठाकुर के बारे में, तो ये 1948 से लेकर 1952 तक बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के सचिव बने थे। बाद में ये बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे 1967 से 1968 तक। ये हिंदी भाषा के समर्थक थे। बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने मैट्रिक्स के सिलेबस में अंग्रेजी विषय को हटा दिया था। तो हिंदी भाषा के प्रति इनका लगाव आप देख सकते हैं। और फिर ये 1917 के दिसंबर की बात है, जब ये बिहार के मुख्यमंत्री बने और ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 6 महीने में ही इनकी सरकार गिर गई थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और अभी जैसे इनको सम्मानित किया गया है भारत रत्न से, ठीक है, मरणोपरांत। तो ये 4 विभूतियां वो हैं जिनको मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक अभी जिनको दिया जाएगा वो अभी जीवित हैं और जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा के वरिष्ठ नेता। इनको आज 31 मार्च के दिन सम्मानित किया जाएगा। चलिए जी, अब हम कुछ बातें कर लेते हैं क्वेश्चन से संबंधित। आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें भारत रत्न पुरस्कार देने की परंपरा कब शुरू हुई थी। तो इसमें जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत रत्न पुरस्कार देने की परंपरा 2 जनवरी 1954 को शुरू हुई थी और उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के लाल जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही थे हमारे गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। और यही हमारे पहले राष्ट्रपति बने। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा की गई। भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो मानवीय प्रयास जितने भी हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, साहित्य में बात करें, है ना, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में, तो असाधारण और प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। खेल में भी ये दिया जाता है। सिंपल सादे शब्दों में कहें तो ऐसा बोल सकते हैं, यह सम्मान मानवीय प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा और प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और भारत रत्न देने के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति को कि किसे भारत रत्न दिया जाना है। तो इस प्रकार ये बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। और ये श्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। उसके बाद में दूसरा आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। और मैंने अभी आपको एक नाम बताया था, एम.एस. स्वामीनाथन। इनको चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया और चौथा पुरस्कार भारत रत्न इनको अभी 2024 में ही ये दिया गया है, जैसे आपको
अभी न्यूज में हमने कवर करके बताया। चलो जी, अब ऑप्शन जो दिए गए हैं 28 जनवरी 1950, इस दिन क्या खास हुआ था? तो इस दिन आप कहेंगे भारत में उच्चतम न्यायालय की क्या है, एक उद्घाटन सेरेमनी हुई थी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को। 17 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? तो पहली लोकसभा का गठन हुआ। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। और फिर इस लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। प्रथम सत्र शुरू इस लोकसभा का, ठीक है ना। इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। लोकसभा के चुनाव अभी आने वाले हैं, ठीक है, तो शुरू हो जाएंगे कुछ ही समय में। हम बार बार बातें कर भी रहे हैं उनके बारे में। चलो जी, अब आप यहां पर देख सकते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न लिखा होता है हिंदी में फ्रंट साइड में, और अगर बैक साइड में देखेंगे तो यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते आपको पता है उपनिषद से लिया गया है, और कौन से उपनिषद से लिया गया है आप कमेंट में बता दीजिएगा इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए जी, अब इसी से संबंधित, भारत रत्न से ही संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे इसमें। पहले विदेशी नागरिक जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। ये पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये कब की बात है? ये बात है 1987 की। और ये कौन थे फिर, ये कहां के थे? तो ये पाकिस्तान के एक नेता थे, पाकिस्तानी नेता, ठीक है। ऐसा कोई भी लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न पुरस्कार केवल भारतीय व्यक्ति को ही दिया जाएगा। तो पहले विदेशी नागरिक यही थे जिनको 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर नेल्सन मंडेला के बारे में। इनको कब सम्मानित किया गया भारत रत्न से? तो 1990 की बात है ये। और ये कहां के थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे, दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में ये कार्यभार संभाले थे एक बार, है ना। आप ऐसा कह सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर जब ऑप्शन सी के बारे में हम बात करते हैं, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका है, इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में। और ये एक बेहतरीन संगीतकार थे। भूपेन हजारिका संगीतकार भी थे और साथ साथ में फिल्म के निर्देशक भी थे, फिल्मों का निर्देशन किया करते थे ये। इनको 2019 में सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं हम ऑप्शन डी के बारे में, डॉक्टर डी के कर्वे। डॉक्टर डी के कर्वे जो हैं, इनको कब सम्मानित किया गया था? आप बता सकते हैं क्या? तो ये इनको सम्मानित किया गया था 1958 में। और ये एक सामाजिक सुधारक थे, समाज सुधारक डी के कर्वे, जिनको 1958 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार आपको ये कुछ बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी आज की न्यूज में हमने देखा है 4 महान विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले मरणोपरांत किसको पुरस्कार दिया गया था? तो जिन्होंने लिखा होगा ना लाल बहादुर शास्त्री, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री, ठीक है, 1964 से लेकर 1966 तक रहे, 11 जनवरी, है ना। और ये हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इनको 1966 में भारत रत्न पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। बाकी जो है 4 ऑप्शन, हमने टोटल 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, 3 ऑप्शन बाकी जो बचे हैं उनको भी मरणोपरांत ही सम्मानित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं के कामराज के बारे में। ये एक राजनेता थे, इनको 1976 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनोबा भावे की बात करें तो विनोबा भावे एक समाज सुधारक थे, इनको 1983 में मरणोपरांत मतलब भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जब बात करते हैं हम इनके बारे में, एम जी रामचंद्रन के बारे में, तो एम जी रामचंद्रन जो है इनको भी सम्मानित किया गया था 1988 में। और ये कौन थे? ये एक राजनेता थे। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब अगर हम एक नॉर्मल पॉइंट आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए कभी भी, तो सिंपल सी बात है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति यानी कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नाम आता है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ये वही हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की दांडी मार्च से प्रभावित होकर तमिलनाडु में यात्रा शुरू की थी, है ना, वेदारण्यम मार्च जिनकी यात्रा को कहा जाता है। तिरुचि से चले थे, वेदारण्यम पहुंचे, ये वही हैं सी राजगोपालाचारी। तो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया? तो नाम लिख देना सी राजगोपालाचारी का। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? तो पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पहले विदेशी व्यक्ति, तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ही था, खान अब्दुल गफ्फार खां। और ये खान अब्दुल गफ्फार खां कौन थे? ये एक पाकिस्तानी नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खां। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट भारत रत्न से पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया? तो नाम लिख देना आप लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। फिर अगर फोर्थ पॉइंट अगर पूछा जाए, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, तो ये नाम आपको शायद पता भी होगा। तो नाम आता है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारी भारत की प्रधानमंत्री रही। ठीक है जी। तो इस प्रकार ये कुछ बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, कभी भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगर इनके बारे में आप लिखना भी चाहें एक ही स्लाइड पे कि इनको कब कब सम्मानित किया गया, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनको 1954 में ही सम्मानित किया गया, जिस साल ये भारत रत्न देने की परंपरा शुरू हुई थी। और खान अब्दुल गफ्फार खां को कब दिया गया था? तो मैंने अभी बताया आपको 1987 में इनको दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को इनको 1966 में भारत रत्न से नवाजा गया मरणोपरांत। इंदिरा गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी को कब दिया गया था? तो इनको 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। और भारत रत्न पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो इसमें एक प्रशस्ति पत्र होता है, एक सर्टिफिकेट, एक मेडल दिया जाता है जिस पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। ठीक है ना। मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूरज होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ही था, फोटो देखिए, ये चमक रहा है ना, ये चमकता सा सूरज। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और इस न्यूज में क्या कहा गया है? नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है श्रेष्ठ, उन्होंने तिब्बत में अभी हाल ही में विजिट किया है। और इनका मुख्य मकसद क्या है कि चाइना के अधिकार क्षेत्र में जो तिब्बत आता है, उस तिब्बत के साथ में 14 ट्रेडिशनल बॉर्डर पॉइंट्स हैं, उनको खोलना। एक प्रेस ने ये रिलीज किया है, ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये श्रेष्ठ ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग
के दौरान जो ट्रेडिशनल ये बॉर्डर पॉइंट हैं उनको खोलने की आवश्यकता दोहराई है। और नेपाल ने इस चाइना को ये क्या दी है, एक अर्जी आप कह सकते हैं दी है कि हम आपके साथ में ये समझौता करना चाहते हैं ताकि हमारा बाइलेटरल ट्रेड चलता रहे, यानी कि द्विपक्षीय व्यापार और कॉमर्स वाणिज्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं और वहां के लोग हैं आपस में आवाजाही करते रहें, इसीलिए ये जो 14 ट्रेडिशनल बॉर्डर पॉइंट है इनको ओपन किया जाए। ठीक है ना। वर्तमान में अगर बात करें वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो नारायण काजी श्रेष्ठ, और यही वहां के फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर हैं, यानी कि विदेशी मामलों के मंत्री हैं ये साथ में। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि हमें जो एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट्स को अपने, तो इसकी जरूरत है, इसीलिए वो वहां के एक व्यक्ति से मिले, वैंग चुझेंग, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेक्रेटरी हैं। ठीक है। तो इनके साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया। लेकिन ये तो चलो एक न्यूज है कि आपको पता है चाइना भी क्या है, किसी को कर्जा दे देता है और बाद में अपने एक उस देश का फैलाव करना चाहता है, कभी अपनी बाउंड्री इधर फैला लेता है, कभी कहता है ये हमारा है ये हमारा है। लेकिन हमें अपने संबंधों के बारे में बात करनी है, यानी कि नेपाल के मायने अपने तरीके से क्या है उनके बारे में बता दीजिए, कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया है। उत्तर प्रदेश जिन्होंने लिखा है उनका बिल्कुल ठीक है। सबसे लंबी रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ ही लगती है, और कितनी, 651 किलोमीटर। अगर वैसे टोटल की बात अगर कही जाती है तो टोटल कितनी साझा करता है ये, 1751 वर्ग किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, सॉरी 1751 किलोमीटर लंबी सीमा तय, मतलब सीमा साझा करता है भारत नेपाल के साथ में। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है, और जब बात करते हैं सबसे कम कौन कौन सी है, तो सबसे कम आएगी पश्चिम बंगाल की। अगर भारत और नेपाल की सीमाओं के बारे में हम बात करें तो कितने राज्य हैं जो, कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं? 5 राज्य हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, सबसे लंबी सीमा है ये, सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और कौन कौन से हैं, तो एक का नाम आता है आपका बिहार, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम, और फिर आता है पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, इसमें आपका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए जी, अब हम चलते हैं कुछ हमारे भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में जानने के लिए। आपको पता है कभी कभी चीन के बहकावे में आके हर कोई देश अपने भारत के साथ में रूठ जाता है। तो भारत और नेपाल के बीच में थोड़ा संबंधों की बात करें तो एक संधि हुई थी 1950 में भारत और नेपाल के बीच में। ये एक शांति संधि थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। इस संधि के तहत नेपाली नागरिकों को भारत में आजादी से आने जाने और नौकरी करने की गारंटी दी गई। अभी आप देखते होंगे कहीं भी आपको नेपाली जो लोग हैं वो काम करते हुए नजर आ जाते हैं। ज्यादातर ये जो फूड होते हैं ना, स्ट्रीट फूड, उसकी जो रेडी लगाए होते हैं लगभग आपको मिलेंगे। तो दोनों देशों के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सहयोग बना रहे, ये इस संधि के तहत कहा गया। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है। और भारत सरकार क्या करती है नेपाल के लिए, तो भारत सरकार नेपाल को
बुनियादी ढांचे बनाने में मदद करती है, ठीक है ना। हालांकि अगर प्राचीन समय से ही देखा जाए तो भारत और नेपाल के संबंध जो हैं वो प्रगाढ़ रहे हैं। जैसे हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पे है? तो ये तो नेपाल में है ना। लुम्बिनी, कुशीनगर, ये दो जो स्थल हैं वो संबंधित है। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हुई, और ये कहाँ पे है? भारत में। तो किस प्रकार से हम प्राचीन जो समय को जोड़ पा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार ये बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें कभी भी आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। अगर हम सीमा, चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं सीमाओं के बारे में। टोटल कितनी बताई? 1751, ठीक है। और सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है कितनी? 651 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ में लगती है? पश्चिम बंगाल। कितनी लगती है पश्चिम बंगाल के साथ में? 96 किलोमीटर, ठीक है, सबसे छोटी। फर्स्ट सेकंड नंबर पे आता है बिहार। बिहार के साथ नेपाल कितनी सीमा साझा करता है? तो लगभग 601 किलोमीटर के आसपास। तो उसके बाद में उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड के साथ में कितनी सीमा साझा करता है नेपाल? 303 किलोमीटर। और फोर्थ नंबर पे आता है सिक्किम। सिक्किम के साथ कितनी लंबी सीमा लगती है? तो आप कहेंगे इसमें ये सीमा लगती है 97.8 किलोमीटर लगभग। और पांचवें नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, जिसके साथ सबसे कम लंबी सीमा लगती है यानी कि 96 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में, सबसे कम लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ में। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और इसमें क्या है? टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं और आचार संहिता लागू हुई है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियली टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है ना। स्कूल एजुकेशन कमिश्नर एस सुरेश कुमार ने ये जानकारी दी कल 30 मार्च को कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया जाता है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो, और TRT-DSC की पोस्टपोन की डेट इन्होंने निर्धारित कर दी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्टिव जारी किया था, कुछ निर्देश जारी किए थे कि आपको कुछ भी हो जाए इलेक्शन जो है वो समय पे होनी चाहिए। अभी आपको पता है यूपीएससी जो कभी भी अपना टाइम टेबल चेंज नहीं करती, उन्होंने भी क्या है अपना जो एग्जाम का शेड्यूल है वो चेंज कर दिया है ड्यू टू इलेक्शन, ठीक है, फॉलोइंग डायरेक्टिव बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। और 6100 वैकेंसी की जो पोस्ट है वो आने वाली है इससे संबंधित। तो अभी देखते हैं कब तक ये होगा, इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। चलो जी, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था? इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं वोटिंग के बारे में, है ना। अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा है। अभी कल ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उस पर आरोप लगा था कि वो ईवीएम से छेड़छाड़ पर दुष्प्रचार कर रहा था। इस मायने में तो जो कोविड-19 के दौरान में कोई न्यूज चली होगी, उस न्यूज का स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पे प्रसारित कर रहा था वो व्यक्ति। कहा जाता है कि वो व्यक्ति मलपुरम का रहने वाला है, ठीक है। और उसने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है और 3 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो ये झूठे दावे करते हुए वो ये न्यूज प्रसारित कर रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया।
ईवीएम के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था, तो जिन्होंने 1982 टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, 1982 में। और ये बात है कहाँ की? केरल की। केरल में उत्तर परवूर विधानसभा है, उत्तर पूर्व विधानसभा क्षेत्र, वहां पे ना उपचुनाव हुए थे 1982 में। उन उपचुनावों में सबसे पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम के औद्योगिक डिजाइनर आईआईटी बॉम्बे के औद्योगिक डिजाइन केंद्र के सदस्य हैं। तो जब हम बात करते हैं ना कि सबसे पहले कहां पे इसका प्रयोग हुआ, तो 1982 में, केरल में 1982 में सबसे पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ, 82 में। फिर 1999 में गोवा में भी इसका प्रयोग हुआ। गोवा, वहां पे विधानसभा में जो आम चुनाव हुए थे उसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया। लेकिन जब से ये अभी भाजपा सरकार आई यानी कि 2014, तो 2014 के बाद से सभी जगह पर ये ईवीएम का प्रयोग होने लगा, सभी जगह। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से पहले किस प्रकार का प्रोसीजर हुआ करता था, तो उस समय भारत पेपर बैलेट है ना, और मैनुअल काउंटिंग का इस्तेमाल करता था। ठीक है। मैनुअल काउंटिंग यानी कि पर्ची के माध्यम से उसका प्रयोग करता था। अब इस पर सवाल उठाते भी रहे हैं विपक्ष के लोग कि इसमें धांधली होती है, काउंटिंग सही से नहीं हो पाती है। ठीक है। तो इस प्रकार ये बिंदु जो है आपको ध्यान में रखने हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ही भारत निर्वाचन आयोग ने 1989 में ईवीएम की क्या है नियुक्ति की थी, यानी कि ईवीएम को यूज किया जाना चाहिए, इसके द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इस प्रकार जो बिंदु हैं वो इस से संबंधित वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलो जी, आज की जो न्यूज है वो हम यहीं तक रखते हैं, और मुझे थोड़ा सा काम है, इस वजह से न्यूज थोड़ी कम बनी है आज। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एडुरोही शॉर्ट्स नाम से एक दूसरा और चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे, edurohi24 टाइप कर देना। edurohi24 टाइप कर देने से अपनी प्रोफाइल दिख जाएगी आपको, और वहां पर आपको बिल्कुल फ्री, ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगी। हमेशा डेली की क्लास की पीडीएफ वहां पर आपको अवेलेबल होती है। और इस एडुरोही ऑफिशियल चैनल जो है, वहां पर कम्युनिटी पोस्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं वो डाल दिए जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को भी आप क्या है रिप्लाई दिया कीजिए, ताकि पता लगता रहे कि आपको कितनी बेहतरीन तैयारी हो रही है। और आप हमें ट्विटर एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टाइप करना है edurohi24। व्हाट्सएप चैनल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेन चैनल एडुरोही के मेन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और बने रहिए हमारे साथ। धीरे धीरे और भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी तो करंट अफेयर्स की ही चल रही है, और कल से टाइम भी जल्दी कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे फिर कभी। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।